अब हम पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में क्या करते हैं, देखो पहला हम पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन इन ए टिश्यू। टिश्यू के अंदर केमिकल कंपोजिशन कैसा होता है, तो उसके निकालने में क्या करना पड़ेगा। पहला हमें एक टिश्यू लेना पड़ेगा, उस टिश्यू को लेकर ग्राइंड कर दिया, हमने पीस दिया। पीसने के बाद क्या करेंगे, उसके अंदर डालते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया। फिर इसको छानेंगे, एक कॉटन लेंगे, कॉटन मतलब कि कॉटन, उसको हम छान देंगे ना। ठीक है, चीज़ क्लॉथ जिसमें पनीर वाला होता है ना वो कपड़ा, वो लेंगे, उसे छान देंगे। जो छन जाएगा, जो फिल्ट्रेट हो जाएगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड सोल्यूबल पूल बोल देंगे। और जो ऊपर रहेगा, जैसे चाय की पत्ती होती है ना, चाय नीचे छन जाती है तो उसे होता है एसिड सोल्यूबल पुल बोल देंगे। और जो ऊपर जाता है, जो पत्ती ऊपर जाती है, वो उसको क्या बोल देंगे हम, रिटेंटेट। ठीक है ना। अब जो नीचे छन गया वो, यानी जो फिल्ट्रेट होगा, उसी के अंदर होते हैं बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स। उसमें बायो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं ना, और उनका जो वेट होता है लेस देन 1000 डाल्टन। 1000 डाल्टन से कम होता है उनका, तभी में छन गए। ठीक। अब जो ऊपर रह गए थे मैं, उनका नाम होता है बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स। वे होते हैं बायो मैक्रो मोलिक्यूल्स, और उनका जो वेट होता है वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक। फिर एनालिसिस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनको करेंगे ना। एक इसका ड्राई वेट या फिर उसका ड्राई वेट या फिर वेट ही होगा उसका, है ना। अब क्या काम करेंगे ना, इट इज़ अ फुली बर्न टू ऑक्सीडाइज ऑल कार्बन कंपाउंड टू बी गैसियस फॉर्म H2, CO2 और वाटर वेपर। मतलब कि जब हम किसी को उसको जला देते हैं ना, तो वो ऑक्सीडाइज होते हैं ऑल कार्बन एटम, और वो गैसियस में भी जाते हैं, कुछ वाटर मोलिक्यूल्स में मरते हैं। ठीक है। उसके बाद द आस्क, जो राख होती है ना, उस राख के अंदर ना कुछ तो होते हैं इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और कुछ होते हैं ऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक एलिमेंट, और एक होते हैं कुछ इनऑर्गेनिक ही कंपाउंड। जो इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं ना, यहाँ पे ये दे रखे हैं, ये कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट इन नॉन लिविंग और लिविंग मैटर। ठीक। एलिमेंट, अब ये तो इस तरीके से याद करना पड़ेगा, HCO तो ये तुम्हें ये तो कन्फर्म ही लगा। फिर नाइट्रोजन होगा उसमें, नाइट्रोजन NS होगा, फिर सोडियम होगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। क्वेश्चन ये आया था कि सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में कितना होता है, और जो ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है ना, मिट्टी के अंदर कितना होता है और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितना होता है, और यहाँ पर इससे देख सकते हैं हम। पहले तो जो अर्थ क्रस्ट में उसको देख लो एक बार, सबसे ज़्यादा कौन है अर्थ क्रस्ट के अंदर, सबसे ज़्यादा भाई यहाँ पे ऑक्सीजन है अर्थ में, 46.6। उसके बाद कौन है, उसके बाद ज़्यादा है कौन है, 27, यानी सिलिकॉन है 27.7। उसके बाद फिर कौन है, फिर यहाँ पे है कैल्शियम 3.6। फिर उसके बाद कौन है, 3.8 है सोडियम। फिर उसके बाद है 2.1 मैग्नीशियम। इस तरीके से ना इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग में निकाल लेना, सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, इस तरीके से ये इनको याद करना पड़ेगा। बस इसी तरीके से उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा कौन होता है, कार्बन नहीं, ऑक्सीजन ही होती है सबसे ज़्यादा 65.6, और कार्बन होती है उसके बाद 18.5। भाई इसी तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम। ठीक है ना। तो सबसे ज़्यादा कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, इस तरीके से देख लेना। ठीक है। उसके बाद अब पहले हम पढ़ेंगे माइक्रोमोलिक्यूल्स। माइक्रोमोलिक्यूल्स क्या होंगे ना, जो छन गए थे मैं ना, नीचे चले गए थे, उनको बोलते हैं माइक्रोमोलिक्यूल्स। और माइक्रोमोलिक्यूल्स उनका जो वेट होगा वो कितना होगा, 1000 से कम डाल्टन था, नहीं था, वो ऊपर लिख रखे हैं वहाँ से। तो इनका जो वेट होता है 1000 से कम होता है। तो सबसे पहला कौन होता है इसमें, अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड में क्या होगा ना, अमीनो एसिड में इनके अमीनो ग्रुप देख लो पहले तो। एमीन ग्रुप ये क्या है, NH2। फिर एसिड ग्रुप क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड, COOH। हाइड्रोजन भी होगा इसमें, और वेरिएबल ग्रुप होगा इसके अंदर, R भी होगा इसके अंदर, है ना। ठीक। एमीन ग्रुप, एसिडिक ग्रुप अटैच्ड टू, है ना, अटैच्ड होगा टू बी द सेम कार्बन आइटम। वो जो एमीन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप होता है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम कार्बन से अटैच होता है, जैसे कि ये देख के। ठीक। और इसमें देखो, इसमें 4 होते हैं
एसिडिक ग्रुप होगा, एमीन ग्रुप होगा, आर ग्रुप होगा यहाँ वेरिएबल ग्रुप, और हाइड्रोजन ग्रुप होगा। तो जो तीन होते हैं ना ये, जैसे कि हाइड्रोजन, एसिडिक एसिड COOH और NH2, ये तो रहते हैं बिल्कुल सेम, देखो सब सेम है ना। अब इसमें आर ग्रुप जो होता है ना वो होता है इसको बोल देते हैं हम क्या, वेरिएबल ग्रुप, यानी ये चेंज होता रहेगा। अब जो भी ये चेंज होगा तो अब ये प्रेजेंट कहाँ होता है, L5 पोजीशन पर प्रेजेंट होता है आर ग्रुप, है ना। अगर हाइड्रोजन जुड़ गया, अगर उस आर को हट के आ गया यहाँ से केवल H आ गया तो इसे ग्लाइसिन बोल देंगे, और CH3 आ गया तो इसे एलिनीन बोल देंगे, और CH2OH आ गया तो इसे सेरीन बोल देंगे, है ना। तो 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड आर यूज्ड फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। दे आर इंक्लूड एसिडिक एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड और न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये एक पूरी एक टेबल होती है कि कौन सा एसिडिक है, कौन से बेसिक होते हैं और कौन से क्या होते हैं न्यूट्रल अमीनो एसिड होते हैं। तो यहाँ पे कुछ के नाम दिए गए यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर, तो उनको ही याद रखना क्योंकि उन्हीं से क्वेश्चन आएगा। जैसे कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन से होते हैं, जैसे ग्लूटामिक एसिड, इन तक तो एसिड ही लगा हुआ पहले से, तो इन्हें तो देखने की जरूरत ही नहीं। एस्पार्टिक एसिड, बेसिक में क्या होता है लाइसिन और आर्जिनिन, यहाँ से क्वेश्चन आता है भाई, ये आए हुए क्वेश्चन है। फिर न्यूट्रल अमीनो एसिड कौन सा होता है, वेलिन, ठीक। सम अमीनो एसिड आर एरोमेटिक, कुछ अमीनो एसिड क्या होते हैं एरोमेटिक होते हैं। देखो सिंपल से भी आएंगे फिर एरोमेटिक भी आएंगे, टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन और ट्रिप्टोफैन, ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ये बिल्कुल ये इसी तरीके से मिले क्वेश्चन। फिर अमीनो एसिड आर द 2 टाइप्स, इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन एसेंशियल, यानी एसेंशियल अमीनो एसिड दे कैन नॉट बी सिंथेसाइड बाय द बॉडी। एसेंशियल अमीनो एसिड ऐसे है जो हमारी बॉडी के द्वारा सिंथेसिस नहीं होते बॉडी में, उनको बाहर से लेना पड़ता है, क्योंकि में 20 होते हैं ना, 20 में 10 तो लेते हैं हम बाहर से, 10 हमारी बॉडी के अंदर खुद बन जाते हैं ना। तो जो जो एसेंशियल है ना तो उनको हम बाहर से लेते हैं ना, जो ज़रूरत है जिनकी, और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है जिनकी हमारी बॉडी को हम उन्हें बाहर से लेते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर पहले से बन जाते हैं। तो एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं जो हमारी बॉडी में मतलब हम उनको हमें बाहर से लेना पड़ता है, डाइट में लेना पड़ता है, जैसे कि लाइसिन, लुइसिन, आइसोल्यूसिन और ट्रिप्टोफैन ETC। फिर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड क्या होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि लाइसिन, ग्लाइसिन, लाइसिनिक ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन, एलेलिन, सेरीन और आर्जिनिन ETC, ठीक। इन अमीनो एसिड के अंदर एमीन और कार्बोक्सिलिक एसिड जो ग्रुप होता है ना आयनाइजेबल नेचर के अंदर होता है, यानी आयनाइज्ड हो सकता है वो, है ना, ठीक। तो उस कंडीशन में क्या होता है ना कि स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड चेंज इन सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंट pH, जब pH अलग अलग होता है ना तो उसमें क्या होता है वो आयनाइजेबल हो जाता है। इफ़ यदि बोथ, जैसे कि अमीनो ग्रुप NH2 और COOH ग्रुप आर आयनाइज, यानी दोनों ही आयनाइज्ड हो गए तो उसको बोल देते हैं ज्यूट्राइन, उसको क्या बोलते हैं ज्यूट्राइन कह देते हैं। जैसे कि यो H3N+ है ना, अब COOH ये तो NH2 था, जो NH2 ग्रुप था वो क्या होगा वो आयनाइज्ड होगा, उस पर प्लस आ गया, ठीक। ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुई यहाँ से, तो यहाँ से क्या NH2 ग्रुप भी पॉजिटिव हो गया और जो COOH था वो क्या होगा वो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या होगा ये दोनों ही आयन में बदल गया ना। तो ज्यूट्राइन व आयन होते हैं जब अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों दोनों क्या होते हैं जिनके ऊपर कुछ चार्ज रहता है, उसी को बोलते हैं हम ज्यूटर आयन, ठीक। फिर दूसरा देखो, पहला माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या था अमीनो एसिड, अब दूसरा क्या है इसमें लिपिड्स, दूसरा क्या है माइक्रो मोलिक्यूल्स क्या है लिपिड है। अब लिपिड्स क्या होते हैं ये वाटर सोल्यूबल होते हैं लिपिड्स, और ये कंटेन करते हैं मैंने रखते हैं CHO, एल्डिहाइड ग्रुप होता है ना, कार्बन रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, ऑक्सीजन रखते हैं, बट नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज लेस, ऑक्सीजन के जो नंबर होते हैं बहुत ही कम होते हैं, ठीक। टाइप्स ऑफ लिपिड, लिपिड के टाइप्स होते हैं A टाइप्स यानी सिंपल लिपिड्स, ठीक। पहले क्या होते हैं सिंपल लिपिड्स, फिर क्या दूसरे क्या होंगे ऊपर क्या देख कंपाउंड लिपिड्स, तीसरे होते हैं डेरिवेटिव लिपिड्स, इनके नाम नाम याद करने हैं केवल, ठीक है ना, इसी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। तो जो जो मतलब कि जो सिंपल लिपिड्स होता है दे आर फाउंड फैटी एसिड एंड अल्कोहल सच एज अ ग्लिसरॉल, जो सिंपल लिपिड होते हैं ना फैटी एसिड के अंदर
और अल्कोहल और मतलब जो ग्लिसरॉल होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। फैटी एसिड आर ए ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोकार्बन चेन, इसमें आर ग्रुप प्रेजेंट होता है, एंडिंग एंडिंग में प्रेजेंट होता है लास्ट में, एंडिंग इन द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जैसे कि RCOOH। ठीक। अभी यहाँ से क्वेश्चन याद आता है, सिंपल अमीनो एसिड का ग्रुप कितने इसके अंदर कार्बन, इस तरीके से पूछता है वो। जैसे पाल्मेटिक एसिड है, पाल्मेटिक एसिड के अंदर कितने होते हैं कार्बन, 6 नहीं 16 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 16। जैसे कि CH3, अब ये 14 है ना, CH2 14 और ये COOH। ठीक। तो कितने हो रहे हैं, 14 और एक 15 और एक लास्ट में 16, तो कितने हो रहे हैं, 16 कार्बन होते हैं इसके अंदर। ठीक है। इसका वैसे ग्रुप यहाँ दे दिया है ना। एंड ये आर्किडोनिक एसिड, आर्किडोनिक एसिड ना पढ़ेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह रिलीज करते हैं, बाद की बात है। आर्किडोनिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। फैटी एसिड आर द 2 टाइप्स, फैटी एसिड कितने टाइप के होते हैं, 2 तरीके के होते हैं। एक तो होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड और एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है ना, उसके अंदर सिंगल बॉन्ड होते हैं, यानी जो कार्बन होंगे ना सबके अंदर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे सैचुरेटेड के अंदर। लेकिन जैसे कि पामेटिक एसिड हो गया, स्टेरिक एसिड हो गया, ठीक है, क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और सिंपल लिपिड्स है। ठीक है। दूसरा होता है क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यानी कोई डबल बॉन्ड होना जरूरी है, मोर देन वन मोर, मतलब कि COO मतलब बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड वाले होने चाहिए। जैसे कि एग्जांपल क्या है इसका, ओलिक एसिड और आर्किडोनिक एसिड। ठीक। इसके फॉर्म में दे दिए। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि आर्किडोनिक एसिड के अंदर कितने कार्बन होते हैं, तो आर्किडोनिक के अंदर कितने होते हैं, 20 कार्बन होते हैं। और ओलिक एसिड के कितने अंदर होते हैं, इसके अंदर 18 कार्बन होते हैं ना। इनके कार्बन के ऊपर बेस्ड आते हैं क्वेश्चन कि कितने कार्बन है। ठीक है ना। जैसे कि पामेटिक एसिड है उसके अंदर 16 कार्बन है, आर्किडोनिक एसिड उसके अंदर 20 कार्बन है, फिर ओलिक एसिड है उसके अंदर कितने 18 कार्बन है। इस तरीके से क्वेश्चन आएगा ना। फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लिसरॉल है ना, उस ग्लिसरॉल के अंदर स्ट्रक्चर उसका क्या होता है, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। देख CH2OH, CHOH, CH2OH, कितना है, ट्राई है ना, ट्राईहाइड्रोक्सी, OH 3 हाइड्रोक्सी हो गया OH। फिर उसके बाद प्रोपेन, प्रोपेन है ना, 3 कार्बन है इसके अंदर, 1 2 3। ठीक। फैटी एसिड, फैटी एसिड आर द आर एस्ट्रीफाइड विद द ग्लिसरॉल थ्रो एस्टर बॉन्ड। इसके मतलब जो फैटी एसिड होता है ना, वो एस्ट्रीफाइड होता है, उसके अंदर वो एस्टर बॉन्ड बनाता है ना। एस्टर बॉन्ड का मैंने भी फॉर्मूला बताया था ना अभी जो लेक्चर अपलोड किया था। तो एस्टर बॉन्ड होगा उसके अंदर है ना, फॉर्मिंग द मोनो ग्लिसराइड, डाईग्लिसराइड होगा, फिर ट्राईग्लिसराइड होगा। अब कैसा बनता है, अगर ये क्वेश्चन आया भाई, ये नीट के अंदर क्वेश्चन आता है ऐसा, एक ग्लिसरॉल प्लस एक फैटी एसिड होगा तो मोनोग्लिसराइड होगा। एक ग्लिसरॉल फैटी एसिड बढ़ते जाएंगे, या पहले में फैटी एसिड एक होगा तो मोनोग्लिसराइड, 2 होंगे तो डाईग्लिसराइड होगा, 3 होंगे तो वो ट्राईग्लिसराइड फॉर्मूला होगा। इसका स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है ना। तो R1 R2 R3 इसमें फैटी एसिड ये यहाँ पे 100 का रखे इसने है ना। फिर बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर जब इसको जब पिघालते हैं तो लिपिड जो ट्राईग्लिसराइड आर द 2 टाइप्स, एक तो फैट और एक ऑयल। जो फैट होगा वो हायर मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, और जो ऑयल होगा उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होगा। ठीक। उसके बाद क्या होता है, इसमें कंपाउंड होते हैं ना, ये होते हैं यहाँ पे कंपाउंड, कंपाउंड लिपिड्स होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स क्या होते हैं, दीज आर द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड एंड अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप, है ना। फैटी एसिड तो होंगे, उसके साथ क्या होगा, अल्कोहल होगा, अल्कोहल विद एडिशनल ग्रुप, कुछ ग्रुप क्या होंगे उसके साथ एडिशनल जुड़े हुए होंगे कंपाउंड में, है ना। जो ये सिंपल ग्रुप में से जहाँ मैंने R2 R3 ये दिखाया था ना यहाँ पे R1 R2 R3 है, उन ग्रुप के साथ में भी क्या हो जाएगा, उन ग्रुप के साथ में मतलब कि कुछ ना कुछ एक ग्रुप आके जुड़ जाएगा। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि फॉस्फोलिपिड है, देख फॉस्फोलिपिड होंगे तो फॉस्फोलिपिड फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल प्लस फॉस्फेट। अब फैटी एसिड था वहाँ, ग्लिसरॉल भी था, फैटी एसिड भी था, ग्लिसरॉल भी था, फॉस्फेट ग्रुप नहीं था, तो वहाँ से क्या जुड़ जाता है आगे, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है। दे आर फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं लेसिथीन। ये ग्रुप जो होता है ना लेसिथीन ग्रुप तो होता है। तो क्वेश्चन ऐसे आ गया कि लेसिथीन ग्रुप किस कौन सा फैटी एसिड है, मतलब कौन सा लिपिड है वो, एक तरीके से वो कौन सा कंपाउंड लिपिड है वो। ठीक।
फिर डेरिवेटिव लिपिड्स होते हैं, दीज आर द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ सिंपल लिपिड्स एंड कंपाउंड लिपिड्स। ये हाइड्रोलाइज्ड कंपाउंड कैसा आया, प्रोडक्ट किस तरह का, हाइड्रोलाइज प्रोडक्ट है, सिंपल का और कंपाउंड का मिक्स, मतलब कि उनका हाइड्रोलाइज ग्रुप होता है, ठीक है। उसको इसका एग्जांपल होता है कोलेस्ट्रॉल, इसका एग्जांपल क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा। अब हमने क्या पढ़ लिया, जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे हमने पढ़ा अमीनो एसिड, लिपिड्स, तीसरा पार्ट होता है उसका शुगर कार्बोहाइड्रेट, ठीक। अब क्या होता है, शुगर आर द स्वीट एंड वाटर सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट, दे आर फॉर्म्ड ऑफ ए कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये तो होते हैं ना। तो इनका जो रेशो है ना, क्वेश्चन आ जाता है कि रेशो कितना होता है, तो 1:2:1, यानी एक कार्बन होगा तो 2 हाइड्रोजन होंगे तो 1 ऑक्सीजन होगा, इस तरीके से इसका रेशो होता है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है ये C6H12O6, राइबोज का फॉर्मूला होता है यो C5H12O5, ठीक। यानी कहने का मतलब ये कार्बन और ऑक्सीजन सेम ही तो होंगे ना, हाइड्रोजन थोड़ा बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, इस तरीके से होगा। तो जो फोर्थ माइक्रोमोलिक्यूल्स होता है उसका नाम होता है नाइट्रोजन बेस। ये सारे क्वेश्चन आएंगे भाई। नाइट्रोजन बेस क्या होता है, दी आर द नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन बेस। फर्स्ट ये 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन, ठीक है ना। जो प्यूरिन होता है ना वो ए और जी होता है ना, एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है प्यूरिन के अंदर। वो पायरिमिडीन में क्या होता है ना, पायरिमिडीन के अंदर होते हैं 3, जैसे कि एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है यूरेसिल। तो इसको तुम याद कर सकते हो, ए जी कट है ना, ए और जी कट होगा, और इसको लिख देना आप CUT कट है ना, पायरिमिडीन के अंदर कट आता है और PG के अंदर क्या आता है, यहाँ से प्यूरिन आता है, ठीक है ना। अब इसका जो फॉर्मूला होता है एडेनिन, प्यूरिन का फॉर्म होता है एडेनिन। इसकी देखो जो प्यूरिन होती है उसके अंदर होती है डबल रिंग, प्यूरिन वाले जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर होती है डबल रिंग, और जो सिंगल कंपाउंड होते हैं ना ये पायरिमिडीन होते हैं। देखो बड़ा नाम है ना तो छोटे काम है, यानी सिंगल रिंग होगी, और जो प्यूरिन होती है उसके अंदर छोटे नाम है ना दोनों, इसका खुद का नाम छोटा सा ही है तो इसके अंदर डबल रिंग होती है, इस तरीके से होता है, इस तरीके पहचानने का तरीका है इसको। तो क्वेश्चन आता है यहाँ सा कि मतलब कि नाइट्रोजन बेस होगा, शुगर होगा, तो न्यूक्लियोसाइड बनेगा, क्या बनेगा, न्यूक्लियोसाइड, इतना ध्यान रखना। तो एक तो नाइट्रोजन बेस होगा उसके अंदर, फिर क्या होगा उसके अंदर शुगर होगी। अब नाइट्रोजन बेस हमने पढ़ लिया 5 तरीके के होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन के अंदर AG होता है और पायरिमिडीन के अंदर कट होता है, CUT कट। C का मतलब साइटोसिन, U का मतलब यूरेसिल और T का मतलब थाइमिन, ठीक है। तो शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर क्योंकि क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं उसको, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे दे रखे हैं यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं, फिर न्यूक्लियोटाइड होता है नाइट्रोजन बेस होगा, शुगर होगा, उसके अंदर क्या जुड़ जाता है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड आर ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, ये क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक होता है, ठीक है ना। तो हेट्रोसाइक्लिक तो होगा ही नहीं, इसके अंदर अलग अलग ग्रुप आ गए, यहाँ पे जुड़ गए, ठीक है। फिर न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं ना 2 तरीके होते हैं, एक तो DNA और RNA, मेड बाय द न्यूक्लियोटाइड्स। जो DNA और RNA बनते हैं ना, जब हम जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें क्या बनते हैं, न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं, ठीक है। तो माइक्रो के अंदर जो माइक्रोमोलिक्यूल्स थे जो छन गए थे उसमें से, टिश्यू को जब हम ग्राइंड किया था, पीस का छाना था, तो जो एसिड सोल्यूबल थे वे क्या हो गए थे, वे 4 टाइप के थे, हमने बता दिए, अमीनो एसिड, लिपिड्स, फिर शुगर हमने पढ़ ली कार्बोहाइड्रेट की, फिर उसके बाद हमने पढ़ना नाइट्रोजन बेस पढ़ लिया हमने, ठीक। अब हम पढ़ेंगे बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, यानी मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या क्या आते हैं, ठीक है। पहली बात तो यह जो इनका जो वेट होता है वो क्या होता है, वो ग्रेटर ए मतलब कि जो 1000 होता है ना, 1000 डाल्टन से ज़्यादा ही इसका वेट होता है। इसके अंदर क्या आता है, प्रोटीन आएगा, पॉलीसेकेराइड आएगा और न्यूक्लिक एसिड आएगा। मोलिकुलर वेट इज 10,000 डाल्टन्स अबव, यानी 10,000 डाल्टन से ज़्यादा होता है इनका वेट, ठीक है। एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन
मैक्रोमोलिक्यूल फ्रैक्शन ये तो मैंने बता ही दिया ना, तो ये ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इसमें ना एक छोटा सा एक्सेप्शन पाया जाता है ना, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली ए मैक्रोमोलिक्यूल्स एज मैक्रोमोलिक्यूल एज इट मोलिकुलर वेट डज नॉट एक्सीड एक मतलब कि 800 डाल्टन, बट इट कम अंडर एसिड insoluble fraction because maybe lipid are the arranged into the structure like cell membrane। मतलब कहना मतलब ये है कि भाई ये कहना चाह रहा कि जो लिपिड होते हैं ना उनका वेट ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होता नहीं मतलब, लेकिन फिर भी लिपिड का ये जो लिपिड हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे मैक्रो वाले, इनका जो वेट है ना वो 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो रहा, और वो सेल स्ट्रक्चर के अंदर बनने में है ना, ठीक है ना। तो इसके बाद ये याद कर सकते हो तुम, जैसे कि एवरेज जो कंपोजिशन ऑफ सेल है, जैसे कि वाटर हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, न्यूक्लिक एसिड होगा और आयरन हो गया ना, तो ये कंपोजिशन आप पढ़ सकते हो इसको, है ना। जो सेल मेम्ब्रेन आर ब्रोकन, जब वो टूटती है तो एंड फॉर्म द वाटर इनसोल्यूबल वेसिकल्स दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड अलोंग एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन। भाई तुम्हें वाटर सबसे ज़्यादा वाटर होता है बॉडी के अंदर, ये भाई ये फिक्स वैल्यू, इसको ध्यान रखना है सही। इसको तुम मतलब कि किस तरीके से याद कर सकते हो, सबसे ज़्यादा कौन सा, फिर उससे कम कौन सा, उससे कम कौन सा, ऐसे याद कर सकते हो। देखो बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, वाटर। उसके बाद क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्यों होगा, क्योंकि डीएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन ही तो बनेगी ना। डीएनए से क्या होता है, पहले आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, फिर प्रोटीन बनती है, ठीक। तो वाटर कितना होगा, मतलब कि 70 से 80% होगा, और प्रोटीन कितना होगी, 10 से 15% होगी। फिर न्यूक्लिक एसिड याद रखना 5 से 7% होगा, है ना। फिर उसके बाद रखना कार्बोहाइड्रेट, और तुम इसको ट्रिक बना के भी याद कर सकते हो, WP, इस तरीके से WPNC, फिर C याद कर लेना, फिर लिपिड याद कर लेना, फिर आयन। देखो आयन है ना, आयन में आई से एक है, एक से याद कर सकते हो तुम, है ना। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट अगर ABCD बढ़ा तो कितने पर नंबर भागा, C कितने नंबर भागा, तीसरे नंबर पर, तो ये 3% होगा, ठीक। लिपिड लिपिड के अंदर 2 II भी है ना, तो 2 II तो 2% हो, ठीक। इस तरीके से याद कर सकते हो तुम, इस तरीके से ना। अब ये न्यूक्लिक एसिड है, ये न्यूक्लिक एसिड में क्या होगा ना, इसको तुम देखो एसिड एक ही नाम आ रहा, और एसिड में क्या आता है, एसिड के कितने वर्ड है, पूरे एसिड में कितने 5 वर्ड है ना एसिड्स, ठीक। तो ये 5% से 7% हो, इस तरीके से तुम इसको याद कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रोटीन। पहला, क्योंकि इसमें क्या कहते हैं, प्रोटीन आते हैं, पॉलीसेकेराइड आते हैं और न्यूक्लिक एसिड आता है ना। तो पहला हम पढ़ रहे हैं प्रोटीन। प्रोटीन क्या होती है, प्रोटीन आर द हेट्रोपोलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ये हेट्रोपोलीमर होता है, देखो इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे, हेट्रोपोलीमर, होमोपोलीमर, इस तरीके से। तो ये क्या होता है, हेट्रोपोलीमर होती है प्रोटीन। दे आर पॉलीपेप्टाइड, दैट मीन लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय द, देखो जो प्रोटीन होती है ना वो पेप्टाइड बॉन्ड से मिलकर बनी होती है, ठीक है। किस से बनी होती है, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो पेप्टाइड बॉन्ड जो बनते हैं ना, फॉर्म्ड वैन का जो कार्ब मतलब कि एसिडिक एसिड होता है ना, ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रिएक्ट विद एमीन ग्रुप ऑफ नेक्स्ट अमीनो एसिड बाई रिलीजिंग ए मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन। तो ये बताया गया कि पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड का किस किस के बीच में बनता है, एक CO और NH, CO और NH के बीच में क्या बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। अब इसको इसमें पूछता है कि बॉन्ड कितने होते हैं, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि बॉन्ड कितने बनते हैं इसके अंदर। जैसे कि मान लो कि मतलब कि देखो ये ना, मतलब कि अगर तुमने ग्रुप ले लिए, जैसे कि अगर इसमें ना ग्रुप, इसमें ना मतलब कि एक माइनस कर देना, बस इस तरीके से इसका आंसर निकालते हैं पेप्टाइड बॉन्ड का। पेप्टाइड बॉन्ड कितने बॉन्ड होंगे, ध्यान रखना है कि उसमें मान लो कि जैसे कि देगा NHOCHR, फिर CO, फिर NH, उसके एक बना बॉन्ड, दो बन गए यहाँ पे बॉन्ड, तीन यहाँ पे क्या कितने बन रहे हैं, 3 बॉन्ड बन रहे हैं ना। और टोटल संख्या कितनी इसकी, 4 दिख रहे हैं ना, देखो RR 4 बार 4 जगह दिख रहे हैं ना। लेकिन बॉन्ड कितने बन रहे हैं, पेप्टाइड बॉन्ड बनने यहाँ से कितने, 3 बॉन्ड पेप्टाइड बॉन्ड बनने यहाँ से, है ना। तो एक को माइनस कर देते हैं ना, समझ गए ना, इस तरीके से निकाल देते हैं। फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के फंक्शन क्या होंगे भाई, सारा काम तो प्रोटीन से बनता है। जैसे कि ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयर, ग्रोथ बढ़ेगी और टिश्यू रिपेयर होता रहेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन,
यानी सेल मेम्ब्रेन के जो वो होता है ना, जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। जैसे GLUT4 हो गया, एक तरीके से भी प्रोटीन है, ठीक। लेकिन ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करते हैं इन द सेल। ये क्वेश्चन आता है नीट के अंदर कि GLUT4 क्या क्या होता है। ये ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट करता है सेल के अक्रॉस, ठीक है। फिर एक्ट एज ए इंटरसेलुलर ग्राउंड, जो ग्राउंड सब्सटेंस जैसे कोलेजन, क्वेश्चन यही क्वेश्चन बनेंगे भाई। इंटरसेलुलर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है ना, जो मतलब कि सेल के अंदर जो लिक्विड लिक्विड भरा पड़ा, उसके अंदर क्या हो, कोलेजन का बना होता है ना। एक्ट एज ए एंटीबॉडीज़, जो एंटीबॉडी होती है ना, जब ब्लड ग्रुप पढ़ते हैं तो एंटीबॉडी होती है वहाँ से। जैसे कि ब्लड ग्रुप अगर ए हुआ तो उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, अपोजिट होती है ना। तो इस तरीके से मतलब कि जो एंटीजन होगा वो तो जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है उसकी जस्ट अपोजिट होती है। अगर ए ब्लड ग्रुप हो तो बी एंटीबॉडी होगी उसकी। तो यहाँ पे ये बॉडी टू फाइट ए इन्फेक्शन ऑर्गेनिज्म है ना, तो एंटीबॉडी भी क्या होती है, प्रोटीन होती है। उसके बाद क्या होता है, एक्ट एज अ रिसेप्टर, रिसेप्टर ऑफ द स्मेल टेस्ट, मतलब कि हार्मोन्स, जो रिसेप्टर होते हैं भी क्या होते हैं, प्रोटीन के ही बने होते हैं। सम आर द हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि इंसुलिन, एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन, जैसे कि पिगमेंट, जैसे कि हीमोग्लोबिन, इनके एग्जाम्पल है। ऐसे ही याद करना है ना। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं, ये 3 क्वेश्चन तो ये होंगे। जैसे कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, पूरे पूरे एनिमल वर्ल्ड के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है, उसको बोलते हैं कोलेजन। ये एनिमल वर्ल्ड के अंदर है, ठीक है। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन बायोस्फीयर, पूरे के पूरे संसार में सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोटीन रहती है, उसको बोलते हैं राइबोलोज, ठीक। ये क्या होती है, राइबोलोज, ठीक है ना। एक होती है बिसफोस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, रूबिस्को बोलते हैं उसको, ठीक है ना। अब ये होता है हमारा स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के स्ट्रक्चर भी हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन कौन सा स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का। देखो प्रोटीन के ना, प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं भाई, स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन। प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर होता है और क्वार्टरी स्ट्रक्चर भी होता है ना। इसके 4 स्ट्रक्चर होते हैं प्रोटीन के। देखो जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है ना वो तो सिंपल होता है। इसमें क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लेफ्ट एंड देखो, इट डिस्क्राइब इट इट describe the sequence of amino acid, that means the position information in protein. Left end of the chain has the first amino acid, उसको बोलते हैं एंड टर्मिनल ऑफ एसिड। राइट एंड जो होता है उसका हैज़ द लास्ट अमीनो एसिड, उसको बोलते हैं सी टर्मिनल अमीनो एसिड। तो इसमें लेफ्ट और राइट यानी सिंगल एक चेन होती है प्राइमरी अमीनो एसिड की, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं प्रोटीन, है ना। लेफ्ट हैंड पे क्या होता है, इसका फर्स्ट अमीनो एसिड होता है, और जो राइट हैंड होता है उस पर होता है लास्ट अमीनो एसिड, उसको बोलते हैं हम सी टर्मिनल अमीनो एसिड और एन टर्मिनल अमीनो एसिड। इस तरीके से क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ तुम्हें वैसे, देखो है ना, ये रहा, ये इसकी होती है यहाँ पे प्राइमरी अमीनो एसिड की, ये होती है इधर की, है ना। तो ये जो हमारे मतलब कि प्राइमरी अमीनो एसिड है, देखो यहाँ पे इसका जो राइट एंड है इधर का है, उधर का क्या लास्ट एंड है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। फिर सेकेंडरी अमीनो एसिड आगे देखो यहाँ से, है ना। सेकेंडरी अमीनो एसिड में क्या होता है, वैसे ये मोटा मोटा समझा रहा मैं इसी, है ना, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। फिर जो सेकेंडरी अमीनो एसिड होता है उसमें क्या होता है, एक तो होती है इसमें अल्फा हेलिक्स बनते हैं ना। अब एक तो बनते हैं इसमें अल्फा हेलिक्स, ठीक। जो अल्फा हेलिक्स होते हैं ना इसके, इट ओनली राइट हैंडेड हेलिक्स, इसको राइट हैंडेड हेलिक्स बोलते हैं। इसका एग्जांपल होता है क्या, जो केरेटिन होगा और फिब्रियोइन यानी सिल्क फाइबर, ठीक। और इसके अंदर दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसका, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है बीटा प्लेटलेट सिट। तो बीटा प्लेटलेट सिट भी होती है ना। फिर उसके बाद आता है ट्रसी स्ट्रक्चर आता है। ट्रसी स्ट्रक्चर क्या होता है इसमें, ये ट्रसी स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से हेलिकल होता है ना। हेलिकल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, मतलब कि फोल्ड होती है,
विद द होल, जैसे कि ऊन होता है ना, उनके जो गोला बनाते हैं इस तरीके से होते हैं, ठीक है। और ये इट इज़ अ 3D व्यू, इस 3D व्यू होते हैं। ट्रेसी स्ट्रक्चर होता है नेसेसरी फॉर द मैनी बायोलॉजिकल एक्टिव, मतलब कि एक्टिविटीज़ ऑफ द प्रोटीन, जैसे मायोग्लोबिन और एंजाइम्स, है ना। जो ट्रेसरी स्ट्रक्चर होता है ना ये वाला, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा और डाइसल्फाइड बॉन्ड भी दिख रहा है इसके अंदर, है ना, ठीक है। तो इसके ये बहुत सारे मतलब कि एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल नेसेसरी होता है बायोलॉजिकल के लिए, बायोलॉजी जो मतलब कि एक्टिविटी होती है उनके लिए, जैसे कि मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन क्या होती है भाई, मायोग्लोबिन मसल्स वाले में आती है काम, है ना। एंजाइम्स, एंजाइम्स तो सारी जगह होती है। फिर आता है लास्ट में इसकी जो स्ट्रक्चर होता है क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। ये तो बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन, बहुत ही ज़्यादा टर्सरी स्ट्रक्चर का भी बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे से पैक हो जाता है ना। तो सब ये होती है इसकी सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन, जैसे कि हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के अंदर ये क्वेश्चन आता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, क्योंकि जब हम थैलेसीमिया पढ़ेंगे या फिर थैलेसीमिया हम ना पढ़ चुके हैं हम उसको, थैलेसीमिया होता है या फिर होता है दूसरा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं हम जब बीटा थैलेसीमिया होता है, अल्फा थैलेसीमिया होता है, तो हाँ देखते हैं, क्योंकि इसी का स्ट्रक्चर होता है वो क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर होता है। इट हैज़ द 4 सब यूनिट होती है इसके अंदर, 2 अल्फा होती है सब यूनिट और 2 क्या होती है बीटा की सब यूनिट होती है, ठीक है ना। अब हम ये स्ट्रक्चर यहाँ दे दिखा दिया ना, ठीक। वो सिंगल प्राइम जे अमीनो एसिड दिया, फिर उसके बाद बीटा बना, बीटा प्लेटलेट शीट, और ये बनी सेकेंडरी स्ट्रक्चर उसकी, मतलब बीटा प्लेटलेट शीट थी और दूसरी क्या थी, अल्फा हेलिक्स थी और बीटा प्लेटलेट शीट थी। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक बनी स्ट्रक्चर, ठीक। फिर उसके बाद क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर बन गई और माइग्लोबिन और ट्रसरी स्ट्रक्चर बन गई। तो हमारा प्रोटीन तो होता है यहाँ पे ख़त्म। फिर उसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है इसके अंदर पॉलीसेकेराइड कॉम्प्लेक्स, यानी कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। तो एक तो प्रोटीन था, दूसरा क्या है इसमें कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड है। अब पॉलीसेकेराइड क्या क्या होंगे भाई, पॉलीसेकेराइड भी क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चन आता है कि होमोपोलीमर्स कौन से होते हैं, हेट्रोपोलीमर्स कौन से होते हैं, क्वेश्चन ये आता है मोस्ट मेरा। दीज आर द पॉलीमर ऑफ ए शुगर मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड एग्जाम्पल क्या है इसमें, स्टार्च, स्टार्च क्या होता है ना, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज का होता है। फिर होता है ग्लाइकोजन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, फिर होता है इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज। ये क्वेश्चन आता है, यही सारे के सारे होते हैं क्या, होमोपोलीमर, इनको वो क्या बोल देते हैं हम, होमोपोलीमर हम इनको कह देते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना ये, देर आर द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड फॉर्म्ड ऑफ द अमीनो शुगर्स, जो अमीनो शुगर्स के बने होते हैं, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोसेमाइन एन एसिटाइल ग्लैक्टोसेमाइन ईटीसी। फिर होते हैं काइटिन, इट इज ए होमोपोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, ठीक है ना। ये होता है काइटिन, काइटिन क्या होते हैं, जो फंजाई होते हैं ना, जो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है ना, जो फंजाई की जो सेल वॉल बनी होती है वो किस चीज़ की बनी होती है, वो होती है काइटिन की, है ना। ये पढ़ा था हमने ना, उसके फंजाई में पढ़ते हैं इसको। फिर उसके बाद आता है ग्लाइकोसाइड, ग्लाइको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में क्या होगा ना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इन द पॉलीसेकेराइड, इट इट इज़ द बॉन्ड फॉर्म्ड, जो बॉन्ड होता है ना फॉर्म्ड होता है, बॉन्ड फॉर्म्ड व्हेन द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड टू द बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रेशन, ठीक है। स्टार्च फॉर्म्ड हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, इट कैन होल्ड I2 molecules in the helical portion giving blue कलर। ये क्वेश्चन आता है कि ब्लू कलर क्यों देता है वो, तो ब्लू की कलर इसलिए देता है क्योंकि वो उसमें जाकर उलझ जाता है ना, I2 स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो आयोडीन I2 ना, I2 मतलब I2 मोलिक्यूल्स इन द हेलिकल पोर्शन गिविंग द ब्लू कलर, जो मतलब कि स्टार्च होता है ना, स्टार्च फॉर्म द हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर। अब उसने हेलिकल स्ट्रक्चर बना दिया, तो जब हम I2 आयोडीन उसके अंदर मोलिक्यूल उसके अंदर जाएगा ना, तो क्या करता है, ब्लू कलर दे देगा एकदम। तो हेलिकल स्ट्रक्चर की वजह से ब्लू कलर आ जाता है वो, है ना, रिएक्शन हुई होती है ना, वो फंस जाता है वहाँ जाकर ना। फिर होता है सेलुलोज, स्टार्च के बारे में पता चलेगा, स्टार्च में इतनी लाइन लिखी हुई है। फिर आता है सेलुलोज, सेलुलोज हैज़ ए नो कॉम्प्लेक्स, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है, हेलिकेज एंड सो कैन नॉट होल्ड I2, जो
पहली बात तो है क्योंकि लिगेंड नहीं बनाता सेलुलोज, और ना ये होल्ड करता I2 को होल्ड नहीं करता। फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ ग्लाइकोजन। भाई देखो, एक तो क्या आता है यहाँ से स्टार्च था, सेलुलोज था, फिर उसके बाद आता है ग्लाइकोजन। और ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द, किसका प्रेजेंटेशन दिखा रखा है, ग्लाइकोजन का प्रेजेंटेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आएगा क्वेश्चन भी। फिर उसके बाद क्या होता है, अब थर्ड पोर्शन पर आता है हमारे न्यूक्लिक एसिड, यानी डीएनए और आरएनए थर्ड पोजीशन पर आता है, ठीक है ना। अब ना इसमें एक कुछ छोटी सी चीज़ें इसमें छूट गई थी, क्या थी कि जैसे कि होता है ना ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन रेड कलर देता है ना, ग्लाइकोजन कौन सा कलर देता है, रेड कलर देता है। फिर उसके बाद एक लाइन यहाँ पे छूटी हुई है कि जैसे कि जो प्लांट्स जो सेल वॉल होती है ना, है ना, जो प्लांट की जो सेल वॉल होती है, अब इसमें ना वो होता है, एक नेग होती है, एक नैम होता है। जैसे कि जो प्लांट सेल वॉल जो मेड अप द सेलुलोज की बनी होती है, पेपर मेड अप फ्रॉम द प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज द सेलुलोज, दे आर द मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड इन द नेचर, ठीक है ना। जो सेलुलोज होता है ना, बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक। दे आर हैव द बिल्डिंग ब्लॉक अमीनो शुगर एज ए केमिकली मॉडिफाइड शुगर, ग्लूकोसेमाइन और नैगिसन नैग बोलते हैं, एन एसिटाइल ग्लेक्टोसेमाइन, नैग और नेम सुना होगा ना, ETC, ठीक। तो एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, जो आर्थ्रोपोड होते हैं ना उसकी जो फॉर एग्जांपल एट द कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड काइटिन, तो क्या होती है, काइटिन की बनी होती है उनकी, इसके जो बाहर का जो स्केलेटन होता है एक्सोस्केलेटन, ये क्या होता है, काइटिन भी किस चीज़ का बना होता है, होमोपोलीमर होता है, ठीक है ना। इसमें होमोपोलीमर लिख रखा है लास्ट में ना, दीज कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड जब मोस्ट होमोपोलीमर बोल देते हैं उसको, ठीक है ना। तो ये लाइनें छूटी हुई थी, इसमें लाइनें कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब पढ़ते हैं हम न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड के अंदर ना एक तो आता है DNA और दूसरा आता है RNA। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं ना, पहली बात है न्यूक्लिक एसिड होता है हेट्रोपोलीमर, क्या होते हैं, हेट्रोपोलीमर होते हैं, और न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं, अभी मैंने पढ़ा था ना, ठीक। और ये लिंक्ड फॉर्म द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, और ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स के द्वारा लिंकेज होता है जब बनते हैं ना ये तब। न्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप्स DNA, डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड, हम इनको कहते हैं। अब इसका हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, थोड़ा पढ़ेंगे यहाँ पे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ DNA, वाट्स एंड क्रिक्स डबल हेलिक्स जो मॉडल था उसके बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे हम। अब हम पता होता है कि मोर देन डोंजेंट फॉर्म ऑफ, मतलब कि जो DNA होता है, DNA की काफ़ी सारी फॉर्म होती है। DNA एक ही तरीके का नहीं होता, DNA होता है A टाइप का होता है, B टाइप का होता है, C D E Z ETC, तो इतने सारे टाइप का क्या होता है, DNA होता है, ठीक। लेकिन जो मतलब कि जो DNA हेलिक्स था ना, अब DNA कंसिस्ट ऑफ द टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड। देखो ना इसकी ना यहाँ पे ना DNA से अगर क्वेश्चन आता है तो वो किस पर क्वेश्चन आएगा, वो आएगा हमारे जो स्टैंड होते हैं ना, स्टैंड पाएगा ना, ठीक। यानी जो DNA होता है ना कंसिस्ट करता है दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, जैसे कि दिख रही है 5 डेज टू 3 डेज, 3 डेज टू 5 डेज, दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, टाइड है, न्यूक्लियोटाइड। और ये एंटी पैरेलल होती है, एंटी पैरेलल का मतलब ये है कि 5 डेज टू 3 डेज होगी और 3 डेज टू 5 डेज होगी, ठीक। अब DNA न्यूक्लियोटाइड जो होता है कंसिस्ट ऑफ द नाइट्रोजन बेस। अब DNA बताया था हमने कि किस तरह से बनता है DNA, भाई न्यूक्लिक एसिड ही बनता है, कैसे है, ये नीचे लिख रखा है ना यहाँ पर, भाई इसमें नाइट्रोजन बेस होगी, शुगर होगी और फॉस्फेट होगा, तो DNA बनता है ऐसा, ठीक है ना। अब उसके बाद DNA बन गया इस तरीके से, फिर इसकी बैकबोन इंस्टेंट ऑफ DNA इज फॉर्म्ड बाय द शुगर फॉस्फेट शुगर चेन, शुगर फॉस्फेट शुगर चेन। देखो DNA बनना ये रहा यहाँ पर,
शुगर ये दिख रही है, फॉस्फेट ग्रुप दिख रहा, फिर शुगर दिख रही है ना। तो यही तो बता रहा वो भी, पहले तो शुगर होगी, ये रही शुगर, फिर इसके बाद फॉस्फेट हो गया, ये रहा फॉस्फेट, फिर इसके बाद शुगर होगी, शुगर चेन होगी। तो ये ना, ये एक चैन है, यानी इसको इसी को बोलते हैं बैकबोन ऑफ डीएनए। डीएनए की जो बैकबोन होती है वो क्या होती है, शुगर, फॉस्फेट, फिर देन शुगर। इसी को क्या बोलते हैं, इसकी शुगर की बैकबोन बोलते हैं इसको, ठीक है, मतलब इसको डीएनए की बैकबोन। फिर स्टेप्स आर द फॉर्म्ड ऑफ द नाइट्रोजन बेस पेयर। देखो यहाँ पे ना नाइट्रोजन बेस आते हैं ना, ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ा, ये नाइट्रोजन बेस है। और जो बेंजीन की ये रिंग सी बननी है ना, ये क्या है, शुगर है। और जो ये फॉस्फेट ग्रुप है ना, ऐसे ये फॉस्फेट ग्रुप है, तो समझ गए ना। तो ये नाइट्रोजन बेस होते हैं बीच में, और ये जुड़ते हैं किसका, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है। तो नाइट्रोजन बेस आर इंक्लूड, अब नाइट्रोजन बेस हमने पढ़े थे पीछे, एजी था उसमें और कट था, है ना। तो एडेनिन होगा, ग्वानिन होगा, थाइमिन होगा और साइटोसिन होगा। अगर मैं डीएनए को पढ़ रहा तो थाइमिन की जगह, किसकी जगह, थाइमिन की जगह होता है यहाँ पे, लेकिन मतलब कि थाइमिन और एक यूरेसिल होता है, दो होते हैं ना। तो थाइमिन तो पाया जाता है डीएनए में, यूरेसिल पाया जाता है आरएनए के अंदर। तो ये एक छोटा सा अंतर होता है। यूरेसिल क्या होता है, देखो यहाँ पे एब्सेंट लिख रखा है उसने, है ना। अपेयर विद, देखो जो ए है वो टी के साथ जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, दो हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे इसके अंदर। और जी होगा वो सी के साथ जुड़ेगा, तीन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे उसके अंदर, समझ गए ना। अब ए फॉस्फेट मोलिक्यूल, जो फॉस्फेट मोलिक्यूल होता है, लिंक्स द थ्री डैश कार्बन ऑफ शुगर ऑफ द, जो थ्री डैश कार्बन होता है ना उससे जुड़ती है वो ना, किससे जुड़ती है, थ्री डैश कार्बन से वो जुड़ती है, कौन, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना। फॉस्फेट ग्रुप जो मोलिक्यूल्स होता है, लिंक द थ्री डैश कार्बन ऑफ द शुगर ऑफ ए वन न्यूक्लियोटाइड्स टू फाइव डैश कार्बन इज द शुगर ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स। जो मतलब कि ये थ्री से और फाइव का जो कॉम्बिनेशन होता है, इस देखो यहाँ पे दिखा रखे हैं, देखो वहाँ से ना, यहाँ से जहाँ थाइमिन लिखा है ना, इस थाइमिन से देखो, थाइमिन से जहाँ थाइमिन लिखा है ना, तो वहाँ से स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ से नाइट्रोजन बेस जुड़ता है। तो एक नीचे को लेगा, दो, फिर उसके बाद ऑक्सीजन के पास कहाँ, ये तीन है, तो ये तीसरे कार्बन से जुड़ रहा है ना। और जो नेक्स्ट कार्बन होगा उससे पाँचवें से जुड़ा जाएगा वो, जो फॉस्फेट ग्रुप होगा, समझ गया ना। तो इसलिए थ्री डैश टू फाइव डैश चलता है ना, समझ गया ना। यही तरीका होता है इसको, और इसी वजह से इसको पहचानते हैं कि थ्री डैश टू फाइव डैश। थ्री डैश से कहाँ जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप, पहले कार्बन से, मतलब कि जो शुगर होगी उसके तीन तीसरे कार्बन से जुड़ता है फॉस्फेट ग्रुप। जो नेक्स्ट फॉस्फेट ग्रुप होगा उसके पाँचवें कार्बन से जुड़ा जाएगा फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है ना। इसको इसी वजह से बोलते हैं इसको थ्री डैश और फाइव डैश। द बॉन्ड बिटवीन द फॉस्फेट, जो फॉस्फेट बिटवीन फॉस्फेट एंड ओएच ग्रुप ऑफ द शुगर इज ए एस्टर बॉन्ड, इसी को क्या बोलते हैं हम, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं इसको, है ना। क्या बोलते हैं उसको हम, एस्टर बॉन्ड बोलते हैं, है ना। एज देर इज वन सच एस्टर बॉन्ड इज आइदर साइड इज कॉल्ड ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ये आइदर साइड मतलब कि जो, देखो यहाँ से ना क्वेश्चन आता है इनकी बॉन्ड की संख्या पर, जो ये फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बनना है ना, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना है ना। जैसे कि एक तो बनना उल्टी की साइड और एक बनना पर उधर की साइड, है ना। क्योंकि देखो पी है ना, यो देखो यहाँ से देखो अच्छे से, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल। जैसे कि पी बीच में लिखा हुआ, ऑक्सीजन एक हो रहा उधर, एक ऑक्सीजन ये रहा है कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड बनना है यहाँ से। फिर उधर एक कार्बन उधर इस ऑक्सीजन की, मतलब कि जो बेंजीन है उसकी रिंग के साथ है, और ऑक्सीजन के साथ है ना। तो ये दो, तो दो बनते हैं बॉन्ड, उनको बोलते हैं क्या, एस्टर बॉन्ड, है ना। लेकिन ये दो बनने हैं एक तरफ, तो क्या होना था, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है। इनकी न्यूमेरिकल आते हैं, इन पर क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चन आते हैं इन पर, ठीक है ना। तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कितने बनना है इसके अंदर, एस्टर बॉन्ड बनना है दो, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनना एक, समझ गए ना, डबल होगा ना फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो इस तरीके से इस पर क्वेश्चन आते हैं, बॉन्ड के क्वेश्चन आते हैं इस पर यहाँ से, ठीक है ना। तो बॉन्ड के क्वेश्चन ही आएंगे यहाँ से, अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन बनेगा तो बॉन्ड पर क्वेश्चन बनेगा। द बॉन्ड बिटवीन द शुगर, अब ये शुगर एंड नाइट्रोजन बेस इज कॉल्ड एज नाइट्रो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, नहीं
एंड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं किसको, जो शुगर के और नाइट्रोजन के बीच में बनता है बॉन्ड, ठीक है ना। शुगर कहाँ से, यही देखो, और थाइमिन कहाँ रहा हो रहा, तो थाइमिन और शुगर के बीच में बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक। नाइट्रोजन उसके बीच में बढ़ते हैं क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो आएगा ना हाइड्रो बॉन्ड के ऊपर आएगा क्वेश्चन यहाँ से जब भी आएगा, ठीक है ना। अब ये तो पढ़ा हमने कौन सा डीएनए पढ़ लिया हमने, डीएनए का वाटसन क्रिक्स मॉडल पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ते हैं बी डीएनए। तो बी डीएनए जो ये था ना वाटसन क्रिक्स मॉडल था, ये बी डीएनए पर ही खोज की गई है ना, बी डीएनए के बारे में बताया गया सब कुछ। अब बी डीएनए नीचे देखा है इसमें, जो इसकी जो फुल लेंथ होती है, हेलिकल स्ट्रैंड हैज़ अ 10 स्टेप, यानी 10 बेस पेयर होंगे उसके अंदर, कितने होंगे, 10 बेस पेयर होंगे। जब 10 बेस पेयर होंगे उसके अंदर तो क्या होगा, उसकी जो लेंथ होगी, फुल लेंथ होगी 34 एंगस्ट्रम हो जाएगी, है ना, 34 तो होगी एंगस्ट्रम, और 3.5 एंगस्ट्रम ऑफ ईच स्टेप, लेंथ ऑफ वन फुल टर्न, जो मतलब कि घुमाव बनागा ना उसका, उसमें क्या होता है 34 एंगस्ट्रम होती है उसकी वो, ठीक है ना। और जो बेस पेयर होते हैं ना, मैं एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर की जो बीच की जो मतलब कि जो दूरी होती है, वो होती है पूरी 3 मतलब कि 3.4 एंगस्ट्रम होती है, ठीक, समझ में आ गया ना, इतनी बात। या एट ईच स्टेप द स्टैंड टर्न्स 36 डिग्री, फुल टर्न्स मतलब कि जो टर्न्स बनेगा ना उसके अंदर जो घुमाव बनेगा वो 36 डिग्री के एंगल का बनेगा, और जो फुल टर्न्स बनेगा वो कितना होगा, मतलब कि जो फुल बनेगा वो 360 डिग्री के फुल उस पर बनेगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आते हैं, ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी के अंदर ही लिखी हुई सब बातें। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं हम मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है भाई, देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है ना, मेटाबॉलिज्म होता है जो ऑल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ना, ऑल बायोमोलिक्यूल्स रिएक्शन जो टेक प्लेस इनसाइड द लिविंग सिस्टम टुगेदर द कॉन्स्टेंट। भाई सारी सारी रिएक्शन कहाँ होते हैं, बॉडी के शरीर के अंदर ही होते हैं, तो वो इसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसमें मेटाबॉलिज्म माने एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, यानी मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि कोई भी किसी भी चीज़ का उसके अंदर टूट जाना अच्छे से, ठीक है ना, इनसाइड द बॉडी इन द केमिकल रिएक्शन बोलते हैं इसका। रिमूवल ऑफ द CO2 फ्रॉम, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम अमीनो एसिड टू फॉर्म एमीन, ये जी रिमूवल ऑफ CO2 हो गया फ्रॉम अमीनो एसिड ग्रुप से क्या CO2 क्या होगी रिलीज होगी टू फॉर्म एमीन, उसके बाद क्या बनना, एमीन बननी। फिर रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप, जो अमीनो ग्रुप होता है ना वो रिमूवल इन ए न्यूक्लियोटाइड बेस के द्वारा क्या, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है वो उसका हाइड्रोलाइसिस हो जाना, वो होता ना, मतलब कि जो कौन सा बॉन्ड बनना था, मतलब कि शुगर और नाइट्रोजन बेस के बीच में बनना था, नहीं बनना था, उसी को बोल देते हैं, ठीक है। ये द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मेटाबोलाइज रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ मेटाबोलाइट। जो मेटाबोलाइट होते हैं ना, यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन आता है यहाँ से कि फ्लो मेटाबोलाइट एज अ मेटाबॉलिक पाथवे एज अ डिफाइन रेट डायरेक्शन एंड ऑटोमोबाइल ट्रैफिक, दिस मेटाबोलाइट डायनेमिक स्टेट ऑफ द बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। भाई मेटाबोलाइट क्वेश्चन है, इस कुछ नहीं आएगा। मेटाबॉलिज्म क्या होगा, वो टूटना है एक तरीके से, है ना, वो कैसा टूट रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है बॉडी के अंदर, कैटाबॉलिक हो रहा है फिर एनाबॉलिक हो रहा है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। इसमें आता है मेटाबोलाइट पहले तरीके कौन से है, मेटाबोलाइट सेकेंडरी मेटाबोलाइट कौन से होते हैं, तो क्वेश्चन आएगा यहाँ से प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट क्या होंगे, आइडेंटिफाइबल फंक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एंड नेसेसरी फॉर द लाइफ, यानी ऐसे मेटाबोलाइट जो हमारी बॉडी के लिए मतलब कि हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं ना, नेसेसरी होते हैं, ज़रूरत होती है जिनकी, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर होगी, न्यूक्लिक एसिड होगा, लिपिड होगा, विटामिन होगा। भाई हमें अमीनो एसिड की भी ज़रूरत है, शुगर की भी ज़रूरत है हमें, और न्यूक्लिक एसिड DNA RNA की जरूरत है, लिपिड की जरूरत है, विटामिन की जरूरत है हमारी बॉडी को, ये तो होने ही चाहिए बिल्कुल। फिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होंगे, दे आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, यानी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर ना उनकी ज़रूरत तो है वो, लेकिन वो इनडायरेक्टली काम करते हैं एक तरीके से ना, जैसे ग्रोथ डेवलपमेंट में,
रिप्रोडक्शन के अंदर। दे आर द फाउंड इन द प्लांट, फंगल एंड माइक्रोबियल सेल। ये प्रेजेंट हो सकते हैं प्लांट के अंदर, हो सकते हैं फंगल यानी फंजाई के अंदर हो सकते हैं, माइक्रोबियल यानी माइक्रोब्स के अंदर हो सकते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर भाई क्वेश्चन यहाँ से ये क्वेश्चन आएंगे ना, जैसे पिगमेंट, कैरोटिनोइड्स, एंथोसाइनिन, ये क्वेश्चन आएंगे भाई। एल्कलॉइड, मॉर्फिन, कोडीन, फिर टेरपिनोइड, मोनोट्रेपिन, डाइट्रेपिन्स, ये क्वेश्चन आएंगे भाई। इसेंशियल जो ऑयल है, लेमन ग्रास ऑयल, टॉक्सिन, एबरीन, राइसिन, लेटिक लेक्टिन्स है ना, कॉनकेनेवेलिन ए, ड्रग्स, विनब्लास्टिन, कुर्कुमीन ईटीसी, पॉलीमेरिक सब्सटेंस, रबड़, गम, सेलुलोज ईटीसी। भाई ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ना, ये तुम्हारे इसमें भी दे रखे हैं मैंने, यहाँ पे एक इसका ले रखा है मैंने, यहाँ पे दे रखा है ना, ये भाई ये क्वेश्चन आएंगे है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, तो इसको तो याद करना ही करना, ये बहुत ज़रूरी है, याद करना भी बहुत ज़रूरी है ना। अब इसके अंदर लास्ट की एक लाइन लिख रखी है इन्होंने कि इन मेटाबॉलिज्म देयर आर द सीरीज जो होती है ना, सीरीज ऑफ लिंक्ड मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन कॉल्ड इज मेटाबॉलिक पाथवे। इट इज़ टू टाइप्स पाथवे होती है इसके अंदर, मतलब कि जो दो तरीके के इसमें पाथवे होते हैं। तो दो तरीके के पाथवे, अब ये है ना जहाँ पे दो पाथवे है ना, तो रिएक्शन इज टू मेटाबॉलिक पाथवे होती है। एक तो होती है इसमें एनाबॉलिक पाथवे होता है, एक होता है कैटाबॉलिक पाथवे। तो जो एनाबॉलिक पाथवे होता है ना, इसमें एनर्जी ना मतलब कि यूज होती है। और बायोसिंथेटिक पाथवे होता है, इसे बायोसिंथेटिक पाथवे बोल देते हैं। सिंपलर मोलिक्यूल्स फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जो सिंपल मोलिक्यूल्स होंगे ना, किस तरीके से फॉर्म करेंगे स्ट्रक्चर में, वे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को बनाएंगे। और कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होती है ना, एनर्जी ना रिलीज होती है, नहीं एनर्जी यूज होती है उसमें। और एनाबॉलिक में एनर्जी बनती है। कैटाबॉलिक में एनर्जी यूज करते हैं हम, हमारा शरीर यूज करा कैटाबॉलिक में। तो इसमें क्या होगा ना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बिकम सिंपल स्ट्रक्चर, है ना। तो कैटाबॉलिक में क्या होगा ना, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे ना मॉलिक्यूल्स होंगे, उनको क्या हम बदलना सिंपल में। और एनाबॉलिक वाले में सिंपलर जो मॉलिक्यूल्स होंगे वे किस में चेंज होंगे, फॉर्म करेंगे में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एक दूसरे के अलग अलग, मतलब कि एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं ना। ठीक। इट कंज्यूम एनर्जी, एनाबॉलिक में क्या हो रहा है, एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, खाई जा रही है, मतलब नहीं एनर्जी कंज्यूम हो रही है ना, एनर्जी बननी मतलब। और इट रिलीज एनर्जी, कैटाबॉलिक में क्या होता है ना, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना, एनर्जी क्या होती है उसमें, रिलीज होती है, निकलती है एनर्जी। एग्जाम्पल क्या है इसका, एसिटिक एसिड बिकम कोलेस्ट्रॉल। जो एसिटिक एसिड होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल होते हैं, और बिकम कोलेस्ट्रॉल और असेंबल फॉर द अमीनो एसिड टू प्रोटीन। ये दूसरा एग्जाम्पल है भाई, अमीनो एसिड बने तो उन्होंने क्या बना लिया, कोलेस्ट्रॉल बना लिया। असेंबल हुए अमीनो एसिड टू फॉर्म, अमीनो एसिड बनते गए तो उनसे क्या बन गई, प्रोटीन बन गई। ठीक है ना। तो ये फोटोसिंथेसिस एक इस तरीके की रिएक्शन होती है जो एनाबॉलिक पाथवे रिप्रेजेंट करती है। फिर कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, बिकम लैक्टिक एसिड, ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं जिसको हम। तो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, नहीं बदलता। रेस्पिरेशन ईटीसी, ये क्या होती है, कैटाबॉलिक पाथवे होते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, द एनर्जी रिलीज थ्रो कैटाबॉलिज्म, एनर्जी रिलीज होती है कैटाबॉलिज्म के द्वारा, क्लियर लिख रखे हैं यहाँ से। इज स्टोर इन ए फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड, एक केमिकल बॉन्ड के फॉर्म में मतलब कि स्टोर होती है ना। व्हेन नीडेड दिस बॉन्ड एनर्जी इज यूटिलाइज बाय
utilized for the biosynthesis, osmotic and mechanical work. The most important energy carried in living system is the bond energy is a adenosine triphosphate energy. तो क्या होता है ना, एटीपी की फॉर्म में होती है, मतलब बनती है, वो स्टोर होती है एटीपी की फॉर्म में। द लिविंग स्टेट, ठीक है ना। तो लिविंग स्टेट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? देखो लिविंग स्टेट, ये क्वेश्चन यहाँ से इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है जो ब्लैक कलर की लाइन लिख रखी है। इन ऑर्गेनिज्म द मेटाबोलाइट आर द प्रेजेंट द डिफरेंट concentration. For example, blood concentration of glucose in normal person, ब्लड की जो कंसनट्रेशन होती है ना वो फिर ग्लूकोज इन है नॉर्मल पर्सन वो होती है 4.5, सो 5 मिली मोलर। कंसनट्रेशन ऑफ द हार्मोन्स इज ए नैनोग्राम्स पर ml। दो हार्मोन्स की जो होती है वो नैनोग्राम में होती है ना। और जो यहाँ से ग्लूकोज की है ना कंसनट्रेशन, ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ द ग्लूकोज इन द नॉर्मल पर्सन होते हैं 4.5 से 5 मिली एम मतलब मोलर होती है ना। सिस्टम एट इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क, सिस्टम एट द इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क एज लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म कंटिन्यूसली। जो मतलब कि लिविंग होते हैं ना, मतलब कि जो कंटिन्यूसली वर्क वगैरह करते रहते हैं, दे आर कैन नॉट रीच इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की परिभाषा क्या होगी, ये क्वेश्चन है। द लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट टू बी एबल टू प्रीफॉर्म वर्क। लिविंग स्टेट क्या होती है, नॉन इक्विलिब्रियम में रहता है, क्योंकि उसमें शरीर के अंदर कभी घटता रहता है, कोई बढ़ती रहती है। तो हमारा शरीर इक्विलिब्रियम में नहीं है, उसके अंदर रिएक्शन चलती रहो भाई 24 घंटे। हाँ वो, लेकिन हमारा शरीर किस स्टेट में, स्टेडी स्टेट वर्क कर रहा है। मतलब लिविंग प्रोसेस इज ए कांस्टेंट एफर्ट टू बी द प्रिवेंट फॉलिंग इनटू द इक्विलिब्रियम। दिस इज अचीव्ड बाय द एनर्जी इनपुट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म। एंजाइम्स पढ़ो, अब उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रखा है ना। अब एंजाइम्स क्या होते हैं भाई? एंजाइम्स तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के बगैर तो कुछ भी नहीं है शरीर के अंदर। तो एंजाइम्स क्या होंगे भाई, ये लास्ट टॉपिक है एंजाइम्स, इसका चैप्टर का ये कंप्लीट हो जाएगा, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। एंजाइम्स कहते हैं होते हैं ना, एंजाइम्स आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है एक तरीके से ना, जो रिएक्शन को फास्ट कर देता है, ठीक है ना। विच इन्फ्लुएंस द स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन को बढ़ा देता है। और एंजाइम आर द प्रोटीन, जितने भी एंजाइम क्या है, प्रोटीन है। लेकिन ऑल प्रोटीन आर नॉट एंजाइम। भाई बहुत प्रोटीन का एक पार्ट ही तो एंजाइम, तो क्या प्रोटीन एंजाइम हो सकती है? ऑल प्रोटीन नॉट एंजाइम, बट सारे एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो एक लाइन आती है यहाँ से, क्वेश्चन आता है, एंजाइम आर स्पेसिफिक। एंजाइम बिल्कुल स्पेसिफिक होते हैं, यानी कोई रिएक्शन चल रही है ना, जैसे कि हो CO2 + H2O, इससे क्या बनना है, बाइकार्बोनेट बनना ना, H2CO3। तो इसके लिए ना एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम बिल्कुल स्पेसिफिक है, यही काम करा है यहाँ से, और कोई ऐसा एंजाइम काम नहीं करने का बिल्कुल भी यहाँ पे। तो स्पेसिफिक होते हैं, बिल्कुल स्पेसिफिक। ईच एंजाइम हैज़ इट ए वन सबस्ट्रेट, अपना खुद का सबस्ट्रेट रखते हैं, पहली बात है। राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम था जो सबसे पहले खोज की गई थी इसकी। राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड यानी RNA दैट बिहेव लाइक एंजाइम। राइबोजाइम सबसे पहले खोज जगह था, पहली बात तो यहाँ लिखने रखा है उन्होंने। एंजाइम्स क्योंकि बायो उसके अंदर है, जो हम पढ़ते हैं ना, जो जेनेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ मिल जाएगा लिखा हुआ राइबोजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स फॉर्म टर्सरी स्ट्रक्चर विद सम मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है, और का इसको एक्टिव साइट इट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट। कार्बनिक एनहाइड्रेज, देखो कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या होता है ना, ये 10 मिलियन टाइम्स रिएक्शन को बढ़ा देता है ना। ये क्वेश्चन आता है NCERT के अंदर लिखी हुई बात भी है ना। इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम
ओनली 200 मोलिक्यूल्स ऑफ H2CO3 आर फॉर्म्ड इन द 1 घंटा। समझ गए ना, यानी 200 मोलिक्यूल्स ही बनेंगे 1 घंटे में। लेकिन जब हमने इसको एंजाइम्स की यूज करा तो कितने बनने, 6 लाख मोलिक्यूल्स बनने हैं पर सेकंड, वो भी कितने पर सेकंड, 6 लाख मोलिक्यूल्स। तो एंजाइम क्या करता है ना, रिएक्शन का, बायोकेमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है ना, जो उसकी होने की जो स्पीड है वो बढ़ाता है। ठीक है ना। इन द मेटाबॉलिक पाथवे ईच स्टेप इज कैटलिस्ट बाय द डिफरेंट एंजाइम इन, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज, पायरिक एसिड। ये भाई ये क्वेश्चन आते हैं जब फोटोसिंथेसिस चैप्टर पढ़ते तब भी आता है। फिर नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन, कैटालिटिक साइकिल, एंजाइम एक्ट विद द सबस्ट्रेट लाइक लुक एंड की मॉडल। भाई इसका ना एक वो होता है, मतलब कि लॉक एंड की मॉडल होता है, चाबी की तरह वो होगा, इस तरीके से बनाते हैं। इसमें एक एक्टिव साइट होती है, एक्टिव साइट क्या करती है, वो जुड़ती है, मतलब सबस्ट्रेट वगैरह से बाइंड हो जाता है, तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना जाता है। फिर इंड्यूस होगा क्या बनाएगा, उसमें स्ट्रक्चर बन जाता है, ट्रस्ट स्ट्रक्चर। फिर एंजाइम कर होता है, फिर सबस्ट्रेट। ये है ना, देखो यहाँ से ये डायग्राम दे रखा है ना, इससे समझ लो बस, है ना, पूरी लाइन वही है सारी। पहले एंजाइम होगा, सबस्ट्रेट होगा, आपस में मिलेंगे, जुड़ गए, तो ES यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लगा। फिर एंजाइम प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो टूट जाएगा, एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, यानी वो टू मतलब कि अलग होकर चल जाएगा। ठीक है ना। अब दिस पाथवे गोज थ्रू सम अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर। हाउ डू एंजाइम्स स्पीड अप ए केमिकल रिएक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी की का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ, देखो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी। और नीचे क्या दे रखी है यहाँ पे, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की प्रोग्रेस कैसी है। ठीक, तो यहाँ पे देखो, यहाँ सब स्टेट है ना, अगर हमने एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, तो यहाँ से एंजाइम यूज नहीं करा, मतलब नीचे की तरफ क्या कर रखा है, हमने एंजाइम यूज कर लिया ना। और एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, अगर एंजाइम्स नहीं होने का तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा लगेगी ना। तो वह TC मतलब कि TS बोलते हैं उसको, तारा सिंह, है ना। TACS जो एनर्जी होती है वो ना ट्रांजिशन स्टेट होती है। अगर देख, अगर एंजाइम यूज करा बिना तो कम टाइम में बननी है ना रिएक्शन, अगर एंजाइम यूज ही नहीं किया तो क्या होगा, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यही तो दिखा रखा है इसमें, और क्या, कुछ भी नहीं। और फिर नीचे दे रखिए कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, एडिशनल एनर्जी रिक्वायर्ड टू द स्टार्ट। एक्टिवेशन एनर्जी एक ऐसी एनर्जी जो बायोकेमिकल रिएक्शन क्या करती है, बायोकेमिकल जो वो होती है ना, उसको एक्टिवेट करती है वो एनर्जी। ठीक है ना। अब इसमें भाई लास्ट का ये एक पेज रहेगा बस। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो रिएक्शन होती है, द सबस्ट्रेट मस्ट भी, देखो एक्सोथर्मिक कम होता है एनर्जी रिलीज करने वाली, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है ना उसमें एनर्जी दी जाती है। ठीक है ना। तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक का ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, जब हम उसको एनर्जी देंगे तो वो ऊपर तक हायर एनर्जी तक जाएगी स्टेट तक, उसको ट्रांजिशन स्टेट ऑफ एनर्जी बोलते हैं ना। फिर उसके बाद इफ द प्रोडक्ट इन P एट द लोअर एनर्जी लेवल देन द सबस्ट्रेट द, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट इज एट द लोअर एनर्जी लेवल। देखो एक्सोथर्मिक का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कम एनर्जी पर प्रोडक्ट बनना तो एक्सोथर्मिक होगी, अगर ज़्यादा पर बनना तो वो एंडोथर्मिक होगी। ठीक है ना, उसमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी ना। फिर फैक्टर अफेक्टिंग होता है एंजाइम एक्टिविटी, टेम्परेचर एंड pH, ये दोनों सेम ही रहते हैं। अब यानी फैक्टर अफेक्टिंग द एंजाइम जो
एंजाइम्स की जो एक्टिविटी है ना, उसके जो फैक्टर अफेक्टिंग कौन कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट कर सकते हैं। पहला तो एक तो टेम्परेचर होगा और पीएच होगा। अब देखो क्या होता है ना, पीएच, टेम्परेचर में पीएच, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। देखो एंजाइम शो हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। जितना ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच होगा उस पर एंजाइम्स की जो एक्टिविटी ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, है ना। एट लो टेम्परेचर पर एंजाइम्स टेम्पोरेरली इनएक्टिव, हाई टेम्परेचर पर एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना। डिस्ट्रॉय बिकॉज क्योंकि प्रोटीन आर द डीनेचुरेटेड बाय द हीट। देखो कहने का मतलब ये है कि बॉडी जो टेम्परेचर होता है ना, किसी भी चीज़ को ना अगर हम पढ़ा तो ऑप्टिमम टेम्परेचर बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मेरी बॉडी का जो हमारी बॉडी होती है ना, उसके लिए कितना होता है, मतलब कि जो 37 टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है ना। अब जो हमारे जो टेस्टिस होते हैं वह बॉडी के बाहर होते हैं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है ना, मतलब कि जो टेम्परेचर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है 2 डिग्री, समझ गए ना। बॉडी का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है, 37 डिग्री सेल्सियस है, तो अंदर का टेम्परेचर हमारे 37 डिग्री सेल्सियस है, तो बाहर क्या होता है ना 2 डिग्री कम हो जाता है, यानी 35 के आसपास हो जाता है। तो टेस्टिस इसलिए बाहर होती है बॉडी से ना। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए जिसकी वजह से एंजाइम उसी टेम्परेचर पर उसी पीएच पर काम जाग करेगा वो। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एट द हाई टेम्परेचर प्रेशर बट एंजाइम गेट डैमेज एट द हाई टेम्परेचर, है ना। यानी इनऑर्गेनिक जो कैटलिस्ट होते हैं ना वो हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर काम कर लेंगे, लेकिन जो एंजाइम होंगे ना वो डैमेज हो जाएंगे एट द हाई टेम्परेचर पर, और ग्रेटर देन 40 डिग्री सेल्सियस पर तो बिल्कुल ही हो जाएंगे ना, ठीक है। लेकिन एक ऐसा मतलब कि बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं थर्मोफिलिक एंजाइम होता है ना। जब हम पीसीआर पढ़ते हैं ना वहाँ पे यूज करते हैं उसके, है ना। जो लास्ट का स्टेप होता है ना वहाँ पे यूज होता है ना। तो ये ना जो नहीं शुरू के स्टेप में यूज होता है ना। तो 72 वहाँ पे ना 94 के आसपास टेम्परेचर रहता है, तब भी वो सर्वाइव कर जाता है ना, स्टेबल रहता है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर पर भी। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज़ है टेम्परेचर पे भी। फिर दूसरा पॉइंट होता है जो एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, यानी सबस्ट्रेट्स की कंसंट्रेशन क्या होगी। विद द इंक्रीज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाओ द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम, यानी वी मैक्स बोलते हैं उसको, वेलोसिटी ऑफ एंजाइम्स एट द फर्स्ट एंड रीच ए मैक्सिमम वेलोसिटी इन वी मैक्स, दिस इज नॉट एक्सीडेड बाय द फर्दर राइज इन द कंसंट्रेशन बिकॉज क्योंकि जो एंजाइम होता है मोलिक्यूल्स आर द फेवर द सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स, नो फ्री एंजाइम मोलिक्यूल्स टू बाइंड द एडिशनल सबस्ट्रेट मोलिक्यूल्स। देखो जाहिर सी बात यह है कि मान लो कि 10 मोलिक्यूल है, ठीक। अब 10 के 10 से क्या हो गया, एंजाइम बंद गया, समझ गया ना। तो जो मोलिक्यूल्स घूम रहे होंगे ना 10 के 10 से हो गया, लेकिन वहाँ 12 थे, तो उनमें 2 जो होंगे ना उनसे जो फ्रीली घूम रहे हैं ना उन एंजाइम से उन मोलिक्यूल से एंजाइम नहीं जुड़ने का, यानी जितने एंजाइम उतने ही उससे वो जुड़ जाता है, ठीक है। प्रेशर ऑफ इनहिबिटर, वी मैक्स पर क्वेश्चन आता है भैया। प्रेशर ऑफ प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर की प्रेजेंस में भी उस पर मतलब कि इनहिबिटर की प्रेजेंस में भी होता है, क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट है ये वाली लाइन। तो क्या होता है ना कि द बाइंड ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स इनहिबिटर शट ऑफ द एंजाइम एक्टिविटी, द मतलब कि इसके एंजाइम की जो वो होती है ना एक्टिविटी होती है ना वो कम हो जाती है इनहिबिटर की वजह से, है ना। क्योंकि इनहिबिटर का मतलब ये होता है कि वो रोक देना, है ना, इनहिबिट कर देना, वहाँ पे जुड़ने का ही नहीं वो। तो एंजाइम क्या काम करेगा, कुछ भी नहीं काम कर पाएगा। द इनहिबिटर क्लोजली सिमिलर टू द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अगर जैसे कि ए है और बी है, दोनों स्ट्रक्चरली मतलब सिमिलर दिख रहे हैं देखने में, तो वो कंपटीशन करेगा, मतलब कि देख वो ना
कपड़े वगैरह तो ऐसे ही पहन रखे हैं, लेकिन जो उनका जो दिमाग है ना, जो उनके अंदर जो उनके जो कार्य करने की जो क्षमता, वो क्या है, अलग हुआ। तो कंपटीशन करेगा फिर वो, है ना। देखने में सेम है दोनों, लेकिन दिमाग क्या है दोनों अलग अलग, तो कंपटीशन होगा फिर उस टाइम ना। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा उस टाइम। इट कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द बाइंडिंग विद द एंजाइम, यानी सबस्ट्रेट एंजाइम से बांधने के लिए क्या करेगा, कंपटीशन में चलेगा फिर वहाँ से, है ना। एज अ रिजल्ट द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड द एंजाइम, एक्शन डिक्लाइन। मतलब ये जैसे कि देख, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यहाँ से। जैसे कि मेलोनेट इज ए सिमिलर द सबस्ट्रेट ऑफ सक्सीनेट, यानी सक्सीनेट और मेलोनेट एक तरीके के दोनों सिमिलर है बिल्कुल। सो इट इनहिबिट सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज। जो मेलोनेट होता है ना, वो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है वो, जिससे क्या होगा, सक्सीनेट से फ्यूमरेट नहीं बन पाएगा। तो इनहिबिट सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो क्या करता है ना, जो मेलोट होता है, मेलोनेट होता है ना, मेलोनेट क्या काम कर देता है, सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है उसको क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। ठीक है ना, मतलब कि सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम क्या करता है, इनहिबिट कर देता है। समझ गए ना। तो ये उससे क्या, फ्यूमरेट नहीं बन पाएगा। और क्या, कॉम्पिटिशन इनहिबिटर आर यूज टू द कंट्रोल बैक्टीरियल पैथोजन। मतलब कि इसका काम ना हम उसमें करते हैं मेडिसिन में ना, समझ गया ना। तो क्योंकि जो भाई हमारे बॉडी के अंदर कोई माइक्रोब्स गया, वो किसी रिएक्शन से तो काम करेगा ही ना। तो हम क्या काम करते हैं ना, वो जिस रिएक्शन वो करने वाला चाह रहा है ना, तो जो जैसे कि डीएनए से आरएनए बनता है ना, तो आरएनए डिपेंड, जो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होगा ना, तो जो उसका एंजाइम होगा उसको इनहिबिट कर देंगे। जहाँ एंजाइम इनहिबिट होगा तो वो आगे काम ही नहीं कर पाएगा। अगर तीसरे जितने भी स्टेप उसके एंजाइम से उनको इनहिबिट कर दो, तो उसका उसका स्ट्रक्चर नहीं बन पाएगा बॉडी के अंदर हमारी, जो भी माइक्रोब्स होगा, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो डाई हो जाएगा, मर जाएगा फिर, है ना। उसके इसी तरीके को रोकने के लिए हम यूज करते हैं कॉम्पिटिशन इनहिबिटर का। ठीक है ना। क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, इसमें ना क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। क्लासिफिकेशन में ना OTH, LIL, इस तरीके से। ये भाई ये बिल्कुल फिक्स है एकदम, इसको ऐसे याद करते हैं ना। ऑक्सीडेटिव रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेज कैटालाइज्ड, इसमें क्या होता है ना, मतलब कि ऑक्सीडाइज होता है ना, जैसे कि एस रिड्यूस्ड, एस ऑक्सीडाइज। ठीक है ना। ट्रांसफर होगा ग्रुप का, जैसे कि देखो यहाँ एस के साथ जी जुड़ रहा था, एस डैश था, तो जी कहाँ पहुँच जाएगा, एस डैश के साथ, एस हट जाएगा। ठीक है ना। हाइड्रोलाइज में क्या कैटालाइज था, हाइड्रोलाइज द एस्टर ईथर, ये पेप्टाइड वगैरह सब कुछ को हाइड्रोलाइज कर देगा। ठीक है। फिर लाइगेज क्या काम करता है, वो डबल बॉन्ड बनाता है ना। लाइगेज क्या करता है, लाइएज क्या करता है, डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के बीच में। ठीक। आइसोमेरेज में क्या होगा ना, ऑप्टिकल जो होता है ना, ऑप्टिकल ज्योमेट्री के तो पोजीशन चेंज होगी बस ग्रुप की, है ना। देख, होता है पढ़ला होता है लाइएज, और नीचे होता है लाइगेज। इसमें क्या होता है ना, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करता है। कैटलिस्ट द लिंकिंग ऑफ द टू कंपाउंड्स टुगेदर, एंजाइम कैटलाइजिंग जॉइनिंग ऑफ द बॉन्ड लाइक CO, मतलब कि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज कर देता है। ठीक है। कोफैक्टर क्या होते हैं, कोफैक्टर आते हैं नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट बाउंड टू द एंजाइम्स टू मेक द एंजाइम कैटालाइटिक एक्टिविटी। एपो एंजाइम होते हैं। क्वेश्चन आता है कि होलो एंजाइम क्या होता है ना। होलो एंजाइम जो होते हैं ना, उसमें देखो, एक तो ओपो एंजाइम होते हैं, ओपो एंजाइम होते हैं प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम। ओपो एंजाइम क्या होता है, एक तरीके से प्रोटीन का पार्ट ही होता है। कोफैक्टर देखो, कोफैक्टर प्लस ओपो एंजाइम बराबर क्या होता है, होलो एंजाइम। वैन जब द कोफैक्टर जो होता है ना आर रिम्यूव्ड, कोफैक्टर हट गया, रिम्यूव फ्रॉम द एंजाइम, इट इज़ द कैटलिस्ट एक्टिविटी इज ए लॉस्ट। ठीक है। तो इसमें कोफैक्टर जो 3 टाइप्स प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। देखो, अगर ये क्या प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं, ऑर्गेनिक टाइटली बाउंड टू द अpo एंजाइम, मतलब कि अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप में, ग्रुप प्रोस्थेटिक का मतलब होगा कि अगर वो टाइट जो में होता है ना, जो कोफैक्टर होते हैं, ये किससे जुड़े हुए हैं, मतलब कि अपोएंजाइम से टाइटली जुड़े हुए हैं।
तो उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। जैसे कि हीम इन ए प्रोक्सीडेज एंड कैटालेज। हीम क्या होता है, इन किसके साथ, प्रोक्सीडेज और एंड कैटालेज के साथ अच्छे से जुड़े होते हैं। इसका एग्जांपल है को एंजाइम, ये भी ऑर्गेनिक ही होते हैं। ये लूजली जुड़े होते हैं किससे, ओपो एंजाइम से। मे बी को एंजाइम कंटेन द विटामिन्स NAD एंड NAD और NADP कंटेन नाइसिन, ये विटामिन होती है नाइसिन भी, ठीक है ना। मेटलाइन, दे आर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन एक्टिविटी एक्टिव साइट एंड वन से मोर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें मतलब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बने होते हैं ना, जैसे कि जिंक इन द कोफैक्टर ऑफ द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ना भाई मैं इसका ना पूरा का सबका ना पूरा मतलब कि ओवरऑल बता देता हूँ क्या क्या हुआ सब कुछ, है ना। ये फिर अब थोड़ा सा रिवीजन करने में टाइम कम लगेगा। ये लास्ट की जो मैं बोलूँगा लाइन इनको देख लेना, है ना। जो ये था ना Cl3, मतलब कि जो क्या था, ये था हमारे ट्राई क्लोरो एसिटिक था ना। ट्राई क्लोरो एसिटिक तो फिर उसमें क्या कर, जो वो प्लांट का एक टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया, फिर सॉल्यूशन क्या कर दिया, वो जो छन जाएगा नीचे तो एसिड सोल्यूबल होगा, और जो ऊपर रह जाएगा वो क्या होगा, मतलब कि एक तरीके से ऊपर का पार्ट होगा रिटेनेट बोल देते हैं उसको, है ना। तो जो सोल्यूबल होगा, जो नीचे की तरफ का उसका क्या होगा, कुछ वेट कम होगा ना, 1000 से क्या होगा वो कम होगा, और जो ऊपर रह जाएगा उसका 1000 से ज़्यादा होगा। जो नीचे जो छन गया उनको माइक्रो बोल देंगे, जो ऊपर रहेगा उनको मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल देंगे। जो माइक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, ये टेबल तुम्हें याद करनी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद ही करनी पड़ेगी। फिर ये अमीनो एसिड थे, अमीनो एसिड मैंने अच्छे से बताया तुम्हें। इसमें क्या होता है, इसमें अमीन ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और हाइड्रोजन ग्रुप होगा, और एक आर ग्रुप होगा, वेरिएबल ग्रुप। आर अगर H आ गया तो ग्लाइसिन होगा, CH3 आ गया तो एलेनिन होगा, और CH2COH आ गया, CH2OH आ गया तो उसमें सेरीन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे एसिडिक अमीनो एसिड क्या होते हैं, बेसिक क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ये भाई ये याद करने हैं। ग्लूटामिक हो, जिसमें एसिड एसिड लगा तो ग्लूटामिक होगा, बेसिक हो गया ग्लाइसिन एर्जिनिन होगा। यहाँ से क्वेश्चन आएगा एरोमेटिक में क्या होगा, टायरोसिन फिलाइनिन। एसेंशियल कौन से होंगे, जो हमारी बॉडी को चाहिए बाहर से लेने पड़ेंगे। नॉन एसेंशियल क्या होंगे, जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं पहले से, ठीक है। लास्ट में लिख रखे हैं यहाँ पे ज्यूट्राइन क्या होते हैं। ज्यूट्राइन में क्या होता है, जब एमीन और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है आपस में ज्वाइंट, मतलब कि आयन में बने रहते हैं, उसको बोल देते हैं हम, ठीक है। फिर लिपिड होता है, लिपिड क्या होते हैं, सिंपल लिपिड होते हैं। सिंपल में क्या होता है, सिंपल में ये होते हैं फैटी फूटी एसिड होते हैं, अल्कोहल पे ग्लिसरॉल होता है। यहाँ पे हमने बता दिया, इसमें है नंबर याद रखने की कौन सा कितना। पामेटिक 16 का, जो आर आर्किडोनिक था एसिड था वो 20 का था। फिर क्या आपको सेचूरेटेड अनसेचूरेटेड, डबल बॉन्ड है नहीं है, अगर डबल बॉन्ड है तो वो अनसेचूरेटेड, डबल बॉन्ड नहीं तो सेचूरेटेड होता है, ठीक है ना। इस तरीके से हमें याद करना है, ये हमने बता दिए अच्छे से बिल्कुल। फिर उसके बाद यहाँ से इसमें कोई दिक्कत नहीं है नीचे तक। फिर इसमें यहाँ पर ट्रसी टूसी, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कौन जुड़ रहा है इस तरीके से भाई, हाँ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।